वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आज के सेडिमेंट स्टोरीज के पहले कॉन्वर्जेशन में। मेरा नाम ऐशानी है। मैं वेदितम के साथ एज एन एसोसिएट काम करती हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और वाटर मैनेजमेंट में रिवर्स में मेरे को इंटरेस्ट है। अ, हम पहले शुरू करेंगे वेदितम के बारे में कुछ बात करके। वेदितम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा नदियों पे काम है, रिसर्च का, एक्शन रिसर्च का। और नदियाँ, उसके आसपास के लोग, उसके अंदर के एक्वेटिक लाइफ के बारे में। और हमारा एक जो प्रोजेक्ट है मूविंग अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट और मूविंग अपस्ट्रीम फेलोशिप के द्वारा हमने कई हजारों किलोमीटर नदियों के साथ चला है। इनफैक्ट आज हमारे साथ जो जुड़े हैं राहुल सिंह, जो एक जर्नलिस्ट हैं, वो भी मूविंग अपस्ट्रीम सिंध के फेलो हैं। और मैं और राहुल इनफैक्ट एक साथ अ, चले थे। मैं भी एक फेलो थी। अ, जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है इंडिया सैंड वॉच, ये एक ओपन डेटा प्रोजेक्ट है जिसमें हम सैंड माइनिंग, रिवर सैंड माइनिंग पे जो अलग अलग प्रकार का डेटा है उसे कलेक्ट करते हैं, उसे डिजिटाइज करते हैं, आर्काइव करते हैं इंडिया सैंड वॉच जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। इस प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी आगे बढ़ा सके। हम प्लेटफॉर्म के जरिए एक स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट के थ्रू हम आगे रिसर्च बढ़ा सके सैंड माइनिंग पे, और इवन लीगल एक्शन या कुछ और एक्शन है हम उसको फैसिलिटेट कर सकें। तो सैंड माइनिंग के डोमेन में हमारा ये एक ओपन डेटा ड्रिवन एक प्रोजेक्ट है। बट उसी डोमेन में हम सेडिमेंट स्टोरीज की आज शुरुआत कर रहे हैं। सैंड भी एक तरीके का सेडिमेंट है, और हमें अ, हमारी जो समझ थी वो और बढ़ानी है अलग अलग लोगों से बात करके। एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से सेडिमेंट्स के बारे में बात करके हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी है। अ, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सेडिमेंट स्टोरीज की शुरुआत की है। अ, तो सेडिमेंट्स जो हम इस सीरीज में कवर करना चाहेंगे वो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि सेडिमेंट्स कैसे बनते हैं, किस प्रकार के होते हैं, नदी में, नदी के इकोसिस्टम में सेडिमेंट्स का क्या रोल है, जो सेडिमेंट या सैंड माइनिंग होती है उसकी वजह से क्या हम सैंड का कुछ ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सैंड की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो और वो बिल्डिंग मटेरियल्स के कुछ ऑल्टरनेटिव्स क्या उन्हें स्केल अप कर सकते हैं। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और सिविल सोसाइटी का क्या रोल है। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन हम सेडिमेंट स्टोरीज में लाना चाहेंगे ओवर डिफरेंट कॉन्वर्सेशन सेशंस। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक जर्नलिस्ट से। राहुल सिंह एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, झारखंड बेस्ड। उनका एनवायरमेंटल टॉपिक्स पे रिपोर्टिंग काफी रहा है ईस्टर्न इंडिया के रीजन से। उन्होंने गंगा पे, दामोदर पे, सिंध नदी पे काफी रिपोर्टिंग किया है, और कई ट्रांस बाउंड्री रिवर्स पे भी रिपोर्टिंग किया है, इंडिया बांग्लादेश भूटान इंडिया के रिवर्स पे। राहुल को कई सारी फेलोशिप्स भी मिली है रिसर्च और रिपोर्टिंग के लिए। और जैसे मैंने कहा वो मूविंग अपस्ट्रीम सिंध के भी फेलो रहे हैं। उनकी जो एक रिपोर्ट थी कोल माइनिंग के जो इम्पैक्ट्स है एशियन एलिफेंट्स पे, उस रिपोर्ट पे सिंगापुर बेस्ड मीडिया एजेंसी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। तो स्वागत है राहुल आपका। वेलकम आज के पहले कॉन्वर्सेशन सेशन में। अम, तो राहुल, हम शुरू करेंगे थोड़ा आपसे, आपके बारे में, आपके काम के बारे में जानने से कि सैंड माइनिंग का आपका पहला एनकाउंटर कहाँ रहा, या आपको क्यूरियोसिटी कहाँ से हुई, इंटरेस्ट कहाँ से हुआ, और किस तरह से अपने इसको अपने काम में भी लेके आए हैं।
सभी को गुड इवनिंग और नमस्ते। जैसा कि ऐसानी ने बताया मेरे बारे में, तो दरअसल मेरा जन्म, मैं पला बड़ा शुरुआती साल मेरे गुजरे बचपन के गंगा के किनारे भागलपुर शहर में। तो भागलपुर में गुजरा और गंगा से शुरू से नाता रहा, और वहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पे मेरा पैतृक गांव है। तो जो मेरा गांव है, उस वो मेरे गांव में वहाँ से, तो वो गांव जो है वो काफी नदी है, एक उसको महाने बोलते हैं। तो मैं इस बातचीत के लिए जब कुछ तैयारी कर रहा था, तो मैंने देखा कि जो बिहार की एक प्रमुख नदी है चानन, तो वो जो महाने नदी है वो चानन नदी की सहायक नदी है, मतलब उसमें जाती है। तो वो 5 अलग अलग नदियों से मिल करके वो एक प्रमुख जो बालू की बात हो रही है, रेत की सैंड की, तो उस 5 नदियां मिलती हैं, तो एक नदी चानन बनती है, और चानन जाकर के गंगा में मिलती है। तो मेरे गांव में हम जब हम छुट्टियों में जाया करते थे, गर्मी की छुट्टी में, या कभी गांव में शादी हुई, या छठ छठ के समय में, या ठंड जब बड़े दिन की छुट्टी होती थी, तो गर्मियों में जो है, गर्मी की छुट्टी में जब जाते थे, तो काफी गांव में काफी रेत, नदी में, मेरे गांव की नदी में काफी रेत होता था, बहुत रेतीली। लेकिन अब जब पिछले 5 सालों से 7 सालों से मैं देखता हूँ, तो वो नदी जो है खंडर, जैसे एक मकान, एक घर किन्हीं वजहों से खंडर, वो चाहे भूकंप हो, या मैंने कई सारे मध्य प्रदेश में ही ज्यादा देखा है अलग अलग यात्राओं में, कि बाढ़ से मकान घर खंडर हो गया, या भूकंप से हो गया, या किसी और आपदा से। तो उस तरह की स्थिति है कि नदी भी वो खंडर जैसी लगती है, उसके रेत जो है नहीं है, तो उसके कैरेक्टर में, तो ये बचपन से देखता रहा मैं। और ये चीजें थोड़ा बचपन में देखा कि नदी बहुत अच्छी है, और इधर पिछले 7-8 सालों से जब भी 1.5 साल 2 साल 1 साल में गांव कभी जाना होता है, 1 दिन 2 दिनों के लिए, तो वो देखने से बड़ा मुझे बचपन के दिन वो याद आते हैं कि कितनी खूबसूरत नदी होती थी, कितनी सुंदर पहाड़ी की तलहटी में, और वो पूरी रेतीली नदी। हम लोग काफी समय तक उसमें नहाया करते थे, सुबह में या शाम में भी जाकर के, गर्मियों में। तो वो अब वैसा नहीं है, उसमें पानी भी उतना नहीं है, और वो पूरा रेत। तो खैर ये हुआ, और ये दिमाग में एक चोट करती है। फिर जैसा कि बताया एहसानी ने कि हम लोग मूविंग स्ट्रीम के फेलो रहे, तो रेत को तो हम लोगों ने समय समय पे देखता रहा, लेकिन वो जो जब हम वहां चल रहे थे, दतिया और सवा दो दो सॉरी 2 साल पहले, दतिया और शिवपुरी जिला था, है ना, और ग्वालियर जिले, ये 3 जिले में हमने यात्रा करी। तो और संयोग से हम लोगों के साथ 2 संयोग, बड़े संयोग ये थे हमारी यात्रा में, कि हम जिन इलाके में गए, वो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित थे। वहाँ के जो 3 बड़े पुल टूटे थे, ये मैं मानता हूँ कि ये हमारा एक चीजों को, परिस्थितियों को समझने के लिए एक लक भी था हमारा। और वो 3 सबसे जो महत्वपूर्ण, 7-8 छोटे मोटे पुल भी मिला करके टूटे, लेकिन 3 जो बड़े पुल जो बार बार रिपोर्ट की गई, तो वो 3 पुल, और जो सबसे ज्यादा रेत की माइनिंग होती है, और वो जो एक साइट था, हम वहां भी गए, जहाँ पे कि सबसे ज्यादा सिंध नदी में सबसे ज्यादा रेत की माइनिंग होती है। तो बड़ौन बड़ौन कला है ना, बड़ा उनका नाम वो, जी। हाँ, तो बड़ौन कला में तो वो मतलब काफी, और वो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी साइट है रेत माइनिंग की। और सिंध जो है एक बहुत लंबी नदी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में, और मध्य प्रदेश के बगल में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, वो रेत की आपूर्ति के लिए एक प्रमुख स्रोत है, वो नदी। तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि इतने, जब हम ऊपर से, जमीन के तल से, हाईवे से जब हम नीचे गए, तो आप ये आकलन कीजिए कि हम 8-10 तल्ले मकान की इतनी नीचे तक चले गए गहराई में, मतलब नीचे से जब हम ऊपर गांव देखते थे, तो लगता था वो छोटा सा पहाड़ी पे बसा हुआ गांव, इस तरह की इतनी वहां की स्थिति थी। तो वो चीजें, और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वहां पे रेत निकाले, पूल के बगल से रेत निकाला जा रहा है, और जबकि 500 मीटर के दायरे में आ, रेत नहीं निकाला जाना है, उसके बावजूद निकाला गया। और वहां के लोगों ने बताया, कुछ ताकतवर लोग हैं वहां पे, जिनको राजनीतिक संरक्षण भी है, उनके द्वारा रेत की माइनिंग, लोगों ने कहा कि हमारा नाम नहीं उल्लेख कीजिएगा, अपना लिखिएगा, और इस तरह से। तो इस तरह से, और ये आप आ, ये ऐसी स्थिति सभी जगह है, देश मैं जितनी जगह पे घूमा हूँ या जितनी जगह जाता हूँ, कमोबेश सब जगह ऐसी स्थिति है, बिहार में, बंगाल में, और उत्तर प्रदेश में, झारखंड में। तो जिन 4 राज्यों में मैं अक्सर घुमा करता हूँ, तो तो ये स्थिति हर जगह है। तो
ये चीजें जो है प्रभावित करती हैं नदियों के स्वभाव को बहुत गहरे प्रभावित करती हैं। रेत जो है पानी के स्टोरेज के लिए जरूरी है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जरूरी है। तो इन सब चीजों से नदियां प्रभावित होती हैं। तो ये एक बड़ा संकट है। जैसे अभी मैं पिछले साल मैं उत्तर बंगाल गया था। उत्तर बंगाल मतलब वो एक नॉर्थ ईस्ट का शुरुआती इलाका है, और वहां पे देखा कि किस तरह से पत्थर चूनते हैं लोग और रेत भी निकालते हैं नदियों से। और उससे क्या हुआ कि नदियों कटाव काफी बढ़ा। नदी काफी चौड़ी हो गई हैं। और जो भूटान तो पहाड़ है, और वहां से जो बाढ़ आती है, मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए बाढ़ आएगी। वो ऐसा नहीं है कि बाढ़ जैसे बिहार में और मध्य प्रदेश में या दूसरी जगह पे बाढ़ आती है तो वो कई दिनों तक, मतलब 1.5 2 दिन तो आराम से, या सप्ताह 10 दिन भी रहती है। वो 1.5 2 घंटे के लिए बाढ़ आती है, लेकिन उससे इतना नुकसान होता है। तो वो बताया कि पत्थर निकाल लेने से क्या है कि वो स्पीड ब्रेकर नदी में कोई इतनी, मतलब बिल्कुल ऊंचाई से आती है, ऐसे ढाल से नहीं आती है, वो बिल्कुल ऊंचाई से आती है, तो वो जी। स्पीड ब्रेकर का काम नहीं करता है। तो उससे वो चाय बगान के एरिया, और इस तरह के मैंने बाद में रिसर्च पेपर भी काफी तलाशे। तो रिसर्च पेपर भी है इस पे, जो मतलब जो गांव गांव के लोग जो अपने अनुभव से बताते हैं, वो जो एक्सपर्ट हैं और जो एकेडमिक लोग हैं, वो उसको रिसर्च में कहते हैं, वो उसको वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसको परिभाषित करते हैं। तो ये चीजें हैं। जैसे हमें एक सरपंच ने बताया था उसी सिंध के इलाके में कि नदी जो है केहनुनुमा आकृति, जहाँ मतलब नदी मूर्ति है, ये जो केहनी है हमारे हाथ की, तो उस हाँ। मोड़ पे वो रेत छोड़ देती है। तो आप उसको उठाओ तो उससे क्षति नहीं होती है, और अगर आप बीच से निकालेंगे तो उससे बहुत सारे नुकसान हैं। तो हाँ। इस तरह की स्थिति है। तो आपका ऑन ग्राउंड काफी एक्सपीरियंस रहा है, आपने देखा भी है, और मुझे याद है कई जगहों पे काफी महसूस भी होता था कि शायद यहाँ इतना खनन हो रहा है कि कुछ खतरा भी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कहें तो एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या दिखता है कि जर्नलिज्म का क्या रोल है इस मुद्दे को डील करने के लिए? हाँ, पत्रकारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये समझिए कि जितनी चाहे जिला स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक या तहसील के स्तर पे जो रिपोर्टिंग खबरें आती हैं, और जिला स्तर पे जो खबरें आती हैं, तो अगर इस तरह से हम लोग जैसे खबर करते हैं तो बहुत रिसर्च करके और बहुत डेटा डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन जो ये वो अगर खबरें ना आए, आप उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो लगातार अगर दिखते हैं उस तरह की चीजें, तो उससे बहुत दबाव पड़ता है सरकार पर, हम्म। प्रशासन पे। और अ, वो अचानक से नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, उससे काफी दबाव पड़ता है। और बहुत अगर वो ना हो, अगर मीडिया ना लिखे, अगर उसको उस पे स्टोरी ना करे, उसको डॉक्यूमेंटेशन ना करे, तो जितने बड़े पैमाने पे ये हो रहा है, आप समझ सकते हैं उससे कई गुना बड़े पैमाने पे ये चीजें होगी। और आ, रेत की रिपोर्टिंग बाकी दूसरी चीजों की रिपोर्टिंग से ज्यादा खतरनाक है। मेरा अनुभव है, मैं मेजर मिनरल पे रिपोर्ट करता हूँ काफी ज्यादा। मेरा सबसे ज्यादा मैं कोयले पे मेरा काम है। तो और उसके तो जो मेजर मिनरल होते हैं, एक तो केंद्र सरकार उनकी मैं एक मेरे मेरे पास दोनों तरह के अनुभव हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेजर मिनरल जो है उसका कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी चीज। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेत है, पत्थर है। तो रेत की रिपोर्टिंग हम्म। सबसे कठिन है, नंबर वन। नंबर दो, उसके बाद अगर सबसे कठिन रिपोर्टिंग करना कोई है तो वो पत्थर माइनिंग की रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है। कोयले में अगर आप कोयले की रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो वो बहुत अगर वहां पे अगर गलत तरीके से भी काम होता है तो वो बहुत संगठित तरीके से होता है। और वो इसकी अपेक्षा कम चुनौतीपूर्ण है तुलनात्मक रूप से रेत की। क्योंकि रेत की जो मतलब इसमें बहुत बड़ा समुदाय है, गांव का है, वो गांव के सबसे दबंग लोग हैं। ऐसे ऐसे दबंग लोग हैं गांव में जो रेत का उठाव करते हैं। उस इलाके के सबसे प्रभावशाली लोग होते हैं वो, कि पुलिस भी वहां जाने से डरती है। जमुई में जो नवंबर के महीने में दरोगा की हत्या हुई, उसके बाद मैं उस इलाके में गया था। उस
उसके बाद अभी आधा नवंबर और दिसंबर जनवरी और फरवरी, 2.5 साढ़े 3 महीने। इस बीच में उस एक जिले में कई बार पुलिस पे हमला किया गया है। मैं पिछले 75 दिनों में मैंने जो 25-30 दिनों के अखबार को खंगाला होगा, उसमें मुझे 3-4 ऐसे मिले। मान लीजिए उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हो सकता है 10-12 हमले हुए होंगे पिछले साढ़े 3 महीने में। मतलब हमले हुए होंगे। पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो एक्शन किया, बाद में पुलिस वो 7 पुलिस वाले थे, उन्होंने 25 पुलिस वालों को बुलाया और मदद मांगी। तो उन्होंने कार्रवाई की, पकड़ के उनको ले गए, उनकी गाड़ियां ले गए। लेकिन ये स्थिति है। जी। तो जैसे आपने कहा कि काफी चैलेंजेस हैं ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग के, सैंड माइनिंग के रिपोर्टिंग के लिए। और मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि हम आपसे बात करना चाह रहे थे, जो आपने आपके अभी पब्लिश की है मोंगाबे पे, आपकी जो बिहार स्टेट की जो रिपोर्ट है उसके बारे में, वहाँ पे जो सैंड माइनिंग का जो सिनेरियो है उसके बारे में। और यही पहला सवाल था कि जो वायलेंस है या हिंसा की जो बात है, अ, वो कैसे, मतलब क्या दिखता है, क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड सैंड माइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो जो अ, जैसे आपने दरोगा की बात की, उनकी भी जो बात है, जो पर एज अ रिपोर्टर भी क्या थ्रेट्स रहते हैं सैंड माइनिंग के रिपोर्टिंग पे। पर जो आपने आपकी रिपोर्ट में भी जो कवर किया है हिंसा के बारे में, उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा बात कर सकें। मैंने जो कवर किया है जी। उसके बारे में, तो वो दरअसल मैं वो गरही एक थाना है, और नया बना हुआ थाना है, 3-4 साल पहले बना हुआ है, जैसा मुझे वहाँ के जो पुलिस वाले थे उन्होंने बताया। तो वो काफ़ी इंटीरियर इलाका है, काफ़ी पीछे का वो, और वो जो है लास्ट है जमुई जिले का। उधर से बगल से नवादा जिला सटता है, और बगल में झारखंड का जो गिरिडीह जिला है, वो नदी जो है किउल नदी, वो गिरिडीह के ही पहाड़ी पर से। अच्छा, ये रेत वाली जितनी भी नदियां हैं ना, वो सब सब हम्म। पठार और पहाड़ से आती हैं। वो उधर हिमालय की तरफ से नहीं आ रही हैं, नेपाल की तरफ से नहीं आ रही हैं। अच्छा। उन वो रेत को लेकर के उतने रीच नहीं है। जो पठार और पहाड़ से आते हैं ना, तो उनके हम्म। जैसे अमरकंटक से सोन आती है। और बाकी जो मैंने जो 5 जो सबसे बड़े रेत के स्रोत हैं बिहार में, उसमें कम से कम 3 नदियां झारखंड से निकलती है। झारखंड भी एक पठारी और पहाड़ी इलाका है, छोटानागपुर से या नेतरहाट की पठारी से। तो इस तरह की चीजें हैं। तो हाँ, तो वो, और वहां से वो गिरिडीह जिला काफी वो फॉरेस्ट वाला हिस्सा है, क्योंकि जमुई भी सटा हुआ है झारखंड से। तो झारखंड में भी, जमुई में भी काफी फॉरेस्ट है। तो वो एक गांव है जो मुख्य सड़क से 4-5 किलोमीटर, सॉरी, मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर अंदर है। तो मैं उस गांव में गया। जहाँ पे मुझे बताया था कि थाने वाले ने बताया कि वहां पे जाना। तो थाने वाले एक पुलिस वाले ने कहा कि पहले तो उधर कोई जाता भी नहीं, इधर कोई आता भी नहीं था। तो ये चीजें हैं। तो मैं बाइक से गया था, और अपनी पहचान के साथ नहीं गया था, मैं ऐसे ही गया था। तो अच्छा। वो मैंने बाद में उसी दिन आकर के वहाँ के जमुई के एसपी से भी सामने मुलाकात की थी। तो उनको मैंने बताया, उन्होंने पहले सोचा कि मैं सीधे उनसे बात करने, बताया कि मैं फील्ड से आया हूँ और ये। तो खैर, तो मैं ऐसे ही गया, और मैं 2 बार आया। एक बार गया, और फिर कई सारे लड़के थे उस नदी पे भी, मैं उस जगह को भी मैं नदी जो है वहाँ पे भी बाइक लगा करके मैं खड़ी करके मैं गया। तो काफी वो ऐसी जगह है कि जहाँ कोई अपराध हो जाना बहुत मुश्किल नहीं। मैं फिर 2-4 मिनट में फिर दूसरी बार मैं उस हिस्से में गया। तो वो थोड़ा सा पहले से, वो जो क्षेत्र है वो पहले से अपराध प्रभावित रहा है। पहले जब माओवाद काफी होता था झारखंड में और बिहार के कुछ हिस्सों में जो झारखंड से सटते हैं, तो माओवाद का भी उस इलाके में काफी प्रभाव था। एक बार 7-8 पुलिसकर्मियों की हत्या भी हुई थी उस जगह पे, आज से 7-8 साल पहले। तो इस तरह से की चीजें हैं। तो अ, एक पत्रकार को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए कि वो कैसे ग्राउंड पे रिपोर्ट करे। और या दूसरा कि आपका एक स्ट्रॉन्ग जमीन पे नेटवर्क होना चाहिए। दूसरा, नेटवर्क भी हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर बात हर किसी को बताएं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे लोकल लोगों से बात की थी, एक आध दो पत्रकार थे, और पुलिस वाले से मिला था, एक आध जो लोकल रिपोर्टर्स थे उनसे। वो पुलिस वाले नहीं बताया था, मैंने पहले से वो नहीं की थी। तो ये भी है कि आप, ये जरूरी नहीं होता है कि आप कहीं पे
अपने जा रहे हैं तो हर किसी को बताएं, या ऐसा भी नहीं है कि आप अपने हिसाब से, स्थिति के हिसाब से आकलन करना जी चाहिए कि क्या उचित होगा और क्या जी जी। हेलो राहुल, आपको आवाज सुनाई दे रही है? आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। हम 2 मिनट रुकते हैं, हम हम्म, राहुल के साथ व्हाट्सएप पे भी चेक कर लेते हैं। हम्म। जब तक राहुल वापस जुड़ते हैं, आप में से जिन लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं अभी तक शेयर किया है, अगर आप कर सकें तो आप चैट में डाल सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। आई थिंक राहुल शॉर्टली हमें फिर से रिज्वाइन करेंगे, कुछ इंटरनेट का चैलेंज है। पर तब तक अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है इस चैट पे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस भी हैं तो आप चैट में डाल सकते हैं, अभी तक जो भी बातचीत हुई है। हाँ, ओके, राहुल इज बैक। राहुल, आप म्यूट पर हैं। सॉरी, इंटरनेट की वजह से दिक्कत हुई। सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो डोरीगंज जो जगह है वो क्या है कि गंगा के उस पार है, और सारण से इधर से जाने पे जो कोइलवर से जाते हैं तो डोरीगंज वो एक नया हाईवे बना है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ, कितना पुराना है नहीं पता। तो उससे क्या हुआ कि पटना जाने वाले लोगों के लिए उधर जाना बहुत आसान हो गया, और लोगों को बहुत ये एक बड़ी बात है, और वो काफी चौड़ी सड़क है काफी। लेकिन वो इतनी उस पे जाना गुजरना इतना कठिन है, और अभी विधानसभा में भी वो सवाल उठाया है किसी विधायक ने, मुझे लगता है छपरा के कोई, हमको 55-60 किलोमीटर दूर से तो जाम होने की वजह है बालू उठाओ, बालू का इतना वहां परिवहन होता है। कई रो में गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां लगातार जो है होती हैं, घर से गुजरती हैं, और जाहिर है वो सोन नदी का बालू होगा, सोन नदी की रेत होगी, का रेत होगा। तो वो है, और गंगा के ठीक उस पर डोरीगंज पुल है, सॉरी डोरीगंज इलाका है। डोरीगंज में दाएं तरफ जो है बड़ी मात्रा में सैकड़ों नाव और अ, हर समय होते हैं जो कि वो करते हैं कि रेत लेकर के आते हैं बोरियों में भर करके, और फिर उसे दूसरे जो वहाँ पे ट्रैक्टर होते हैं, छोटी गाड़ियां होती हैं, ट्रक होते हैं, उसमें जाते हैं, और वहां से जहां जहां भी जाते होंगे। तो मुझे दरअसल जो मैं कोइलवर के थानेदार से मिला, तो कोइलवर के थानेदार ने कहा कि आप डोरीगंज चले जाइए, वहां पे देखिए कि क्या स्थिति है। तो अ, फिर मुझे लगा कि मैं जाऊँ, और मैं गया वहां पे देखा। और वो हाथी वो मुश्किल 23 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन वहां जाने में मुझे बहुत समय लग गया, लगभग 2 ढाई ढाई घंटे, 2.5 घंटे से ज्यादा, ढाई। और मैं कई बार बस से उतरा, मुझे लगा कि ये शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो फिर मुझे और दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी मैं फिर बस से, जब जहाँ में बस फंस जाती थी तो मैं उतर जाता था, और फिर मैं किसी तरह से गया, और उस जगह पे ऐसे ही एक आम आदमी बन के मैं घूमे घूमा, और वहाँ पे जो चीजें हैं तो वो काफी। और हाँ, तो मैं बात कर रहा था सारण जिले की अभी। तो सारण का जिला क्या है कि गंगा के उस पार है। जब बिहार एक था, झारखंड भी बिहार का हिस्सा होता था, तो जो अभी झारखंड है उसे साउथ बिहार कहते थे, और जो बाकी बिहार है, जो आज का बिहार है, उसे नॉर्थ बिहार कहते थे। लेकिन जब 22-24 साल पहले झारखंड और बिहार अलग हो गया, तो गंगा के उस पार के हिस्से को जो है उत्तर बिहार बोलते हैं, और गंगा के इस पार के हिस्से को दक्षिण बिहार बोलते हैं। तो सारण जो है नॉर्थ बिहार में आता है, लेकिन और वो वहाँ पे रेत के ज्यादा वो नहीं है, मतलब उत्तर बिहार में तो है भी नहीं ज्यादा आउट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पे रेत से जुड़े हुए सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, सबसे ज्यादा छापामारी होती है, सबसे ज्यादा कार्रवाई होती है, सबसे ज्यादा जुर्माना लगता है। जो मुझे डॉक्यूमेंट मिला गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के एक सोर्स से, मेरे एक सोर्स ने दिया, तो उसमें वो साफ दिखता है। और देखिए, मैं ये
हाँ, मात्र 16 घाट हैं। सारण जिले में मात्र 16 घाट हैं और उसमें मात्र 3 घाट की नीलामी है। ये हाँ 3 घाट की नीलामी है। अब मुझे ये नहीं पता है ठीक से, मैं सिर्फ मैं सारण जिले की स्टोरी नहीं कर रहा था कि उन 3 घाटों पर भी माइनिंग होती है या नहीं, क्योंकि बिहार से 2 महीने पहले तक नीलामी होने के बाद 80 घाटों को पर्यावरण स्वीकृति थी, यानी 80 घाट पे ही बालू का उठाव हो सकता है 527 घाटों में, 267 घाटों में से। तो अब ये 3 घाट पर भी बालू का उठाव होने की सरकार से अनुमति है या नहीं वो पता नहीं। 11-12 घाटों में, सॉरी 16 घाटों में। तो तो जैसे आपने ये उसके बावजूद डोरीगंज वहां सबसे ज्यादा जो है, हाँ, सबसे जी ज्यादा वहां पे अपराध, हाँ, डोरीगंज 16 में 3 घाट। तो सबसे ज्यादा वो अपराध होता है, दरअसल वो एक ट्रांजिट पॉइंट इस मायने में है कि डोरीगंज वो जो सारण जिला जो है, छपरा जिला है, वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। उसके बाद हाँ आप उधर बलिया जा सकते हैं, आगे बढ़ के गोरखपुर, देवरिया, मतलब वो एक सीमाएं। और तो वहां से उत्तर प्रदेश लोग कहते भी हैं कि वहां से बड़ी मात्रा में बालू हाँ रेत जो है उत्तर प्रदेश जाता है। तो वो एक ट्रांजिशन, तो ये एक बड़ा ही मतलब बालू से जुड़े हुए जो अपराध हैं या बालू से जुड़े हुए जो कारोबार हैं, उसको समझने के लिए मैं ये सोच रहा था, जब मुझे इस बातचीत का प्रस्ताव मिला, मैंने पहले इस पे इस तरह से कनेक्ट करके नहीं सोचा, लेकिन मैं कल से सोच रहा था, तो मुझे लगा यार ये मैंने लिखा भी, स्टोरी में भी लिखा है कि सारण में सबसे ज्यादा, लेकिन सारण में क्यों हो रहा है, वहां तो घाट भी नहीं है, और जो घाट भी है उसमें 3 का ही ऑक्शन हुआ है, और पता नहीं उन 3 में भी माइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो सभी लोग पहले से भी लोग बोलते हैं, कई सारे रिपोर्ट्स पहले भी हुए हैं कि वो एक, सॉरी, ट्रांसपोर्ट वहां पे सबसे ज्यादा ऐसा, तो वहां से वो होता है, तो वो ये स्पष्ट रूप से ये बताता है कि बालू से जुड़ा हुआ काम किस तरह से, कितना संगठित रूप से कितना होता है। दूसरा कि मैंने जो, मेरे पास जो डेटा हासिल हुआ मुझे उस समय, तो मैंने लिखा है कि 167 करोड़ रुपए 8 महीने में जुर्माना सरकार ने वसूला। इसे आप एक साल में ले जाइए, एक फाइनेंशियल ईयर में ले जाइए, तो ये 210-15 करोड़ रुपए तक हो सकता है, 4 महीने और जोड़ देंगे, 8 महीने में 167 और 80, तो 240 करोड़, जी 240 करोड़ रुपए ये आ, अवैध बालू से सरकार को, एक एवरेज में बता रहा हूँ, मेरे पास 8 में, सॉरी, मेरे पास 8 महीने का ही, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 महीने में 167, तो 12 महीने में उसे मान सकते हैं हम कि वो 240 करोड़ होता है। तो 240 करोड़ रुपये रेत पे सिर्फ जुर्माने से और सिर्फ कार्रवाई से आ रहे हैं। तो आप आई थिंक आपका वीडियो वापस फ्रीज हो गया है। we'll just wait. वीडियो ऑफ रखने से क्या शायद हेल्प रहेगा। आई थिंक उनको आवाज भी शायद नहीं आ रही है। हम्म, अभी तक जो बातचीत हुई उसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज उसको चैट पे जरूर डालें। करीब 10 मिनट में हम लोग Q&A सेशन में मूव होंगे, तो तब तब तक के लिए हम तब तक राहुल को फिर से लाइव लेके आने की कोशिश। हाँ Uh, Siddharth, can I ask a question like this कि chat में नहीं नहीं, यू बेहतर कैन, होगा? आई थिंक कीप द सेशन अलाइव while Rahul Okay. is I am curious, जो I think वो थोड़ा सा conversation हो रहा था कि what are the personal experiences and dangers, you know, of doing this sort of reporting. I'm curious to understand वो कहाँ, किससे वो danger आता है. I think like in the past when we've talked about this, you know, you've always also mentioned कि ये माफिया एक वर्ड है जिसके पीछे काफी लोग छुप सकते हैं in a way, you know, but it is something happening by the help of many people. So, who is the danger from? Yeah, correct. I think. And I also want to know, like, what is the role that
residents of the villages where this is happening or close to where this is happening, because they are also, gaining maybe employment, maybe under threat or otherwise. So is the danger from them also, at all? Okay. Yeah. Thank you. I think I will not answer the questions. I will let Rahul answer the questions today. राहुल का बस मैसेज आया है, वो जुड़ रहे हैं. बट हाँ, और किसी की भी अगर क्वेश्चंस है तो आप प्लीज ऐड करें. थैंक यू अक्षय फॉर दोस क्वेश्चंस. We'll also see if anybody else has questions. Feel free to unmute and also ask till the time that Rahul joins. हाँ, मेरा हाँ एक क्वेश्चन था connected to Akshay's question हाँ. कि राहुल ने क्या dangers face किए while reporting on ground. And sorry if there is noise behind me. Especially what, because जो ऐशानी ने जो क्वेश्चन पूछा था जर्नलिज्म का कि मास मीडिया तो कवर ही नहीं कर रहा है, और सॉरी जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रहा है वो कम हो रहा है, नॉट टू द लेवल जो होना चाहिए. तो I'm assuming थोड़ा some of the aspects of danger also play a part in this. तो राहुल ने आपके निजी एक्सपीरियंस में क्या फेस किया और आपने कैसे नेविगेट किया है वो? थैंक यू. थैंक यू क्वेश्चंस के लिए. राहुल अभी जुड़ गए हैं तो हम जो अपना फ्लो है कंटिन्यू करते हैं. हम लास्ट में फिर क्वेश्चंस पर आएंगे. ऐशानी, बैक टू यू. हाँ आप शायद हाँ नेक्स्ट वाले. राहुल. हाँ सॉरी मेरे कनेक्शन में पता नहीं मैंने वो प्रॉब्लम हो जा रहा है. अच्छा, हाँ तो राहुल, जैसे आपने ये डोरीगंज की बात की तो कहीं ना कहीं आप इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं. तो हमने ये आपने कुछ पॉइंट भी टच किया था कि पुल टूटे हैं और कहीं ना कहीं वो पुल के बहुत करीब ही माइनिंग हो रही थी. तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सके कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक है जहाँ इम्पैक्ट होता है, बट आपने आपके रिपोर्ट में भी लिखा है नदी की सेहत, तो रिवर हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे भी क्या आपने आपको आपके रिपोर्टिंग के थ्रू आपने कम्युनिकेट की है. आप थोड़ा इसके बारे में बता सके. और हाँ जी बताइए. जैसे सिंध में बात कर ये क्यूल नदी की जो बात है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि हाँ, तो जो माइनिंग की जो गाइडलाइन है उसमें बड़ा ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसको कैसे माइनिंग करने के बाद फिर से उसको भराव कर देना है, या वो किसी भी माइनिंग के लिए रूल होता है कि उसको आप वो कर देंगे. लेकिन जो मेरी स्टोरी में जो तस्वीर आपसे दिख रहा है कि किस तरह से नदी की पूरी धारा ही बिगड़ गई है. तो दूसरा ये है कि जो माइनिंग जिस तरह से होती है तो काफी ज्यादा अंदर तक वो 3 मीटर तक का ही माइन होना है. लेकिन काफी अंदर तक माइनिंग होने से लोग जैसा बताते हैं कि गड्ढे बन गए हैं क्यूल नदी में कई जगह. और सोन तो सबसे बड़ी और बालू उत्पादक नदी है बिहार में. और तो वहां पे तो नदी की धारा को मोड़ करके बांध बना करके इस तरह से किया जाता है. उस स्टोरी में मैंने जो लोकल रिपोर्ट्स हुए हैं तो उसको मैंने ये किया. और सोन में पुलिस पेट्रोलिंग होती है नाव से, बोट से. तो मैं भी चाह रहा था कि मैं बोट से पुलिस वालों के साथ हूँ. तो एसपी ने मुझे कहा भी था कि आप जा सकते हैं, मेरे बारे में आप कहा था कि आप बोलिएगा थानेदार को मेरे बारे में. कि उन्होंने कहा था कि आप अकेले मत जाइए. उन्होंने बताया कि आधे घंटे में ऐसा होता है कि कई बार सोन बहुत चौड़ी नदी है, उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है. तो हम लोग भी रास्ता जब गश्ती के लिए जाते हैं, छापेमारी के लिए, एक्शन के लिए जाते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं और फिर कुछ दूरी से वापस लौटना पड़ता है. तो इस तरह की चीजें हैं. तो हालांकि वो कई वजहों से हम नहीं गए. तो जैसे आपने कहा कि नदी के उसमें काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसका भी खतरा है. और नदी का आपने कहा फ्लो चेंज उससे होता है. दुर्घटना का खतरा होता है लोगों को. जो रेतीली नदी होती है ना, ऐसा नहीं, जी उसमें जो मैं रेतीली नदी को वाले गांव से हूँ, हालांकि गंगा के किनारे मैं पला बड़ा, ठीक है. तो जब भी मैं तो रेत से मेरा वो उस छुट्टियों में जैसा मैंने बताया जाते थे, तो रेतीली नदी में डूबने का कोई खतरा नहीं होता है. हाँ ठीक है. आपने देखा होगा जब हम भी रेतीली नदी में ही चल रहे थे वहां जी पे मध्य प्रदेश में,
तो वहां पे खतरा लोग बताते थे, हमें कहीं भी सावधान करते थे तो डूबने के खतरे को नहीं सावधान, वो कहते थे घड़ियाल आएंगे वहां पे, चूंकि वो चंबल वाला इलाका है तो घड़ियाल आकर के आपको पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे, काट लेंगे। तो ये तो रेतीली नदी में डूबने का, लेकिन जैसा क्यूल में अब लोग बताते हैं कि ऐसी 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 स्थिति हो गई है, इतना ज्यादा रेत निकाल लिया गया है, कई जगह गड्ढे बन गए हैं, तो लोग तो सोचते हैं कि रेत वाली नदी है भाई, तो उनको आकलन नहीं हो पाता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि कितना गड्ढा है। तो इस तरह की स्थितियां लोगों ने बताया है, हाँ। कि ऐसा होता है कि इस तरह की स्थिति। और आगे आपने क्या प्लान है, कुछ और सैंड माइनिंग के रिपोर्टिंग का, कोई और नदी का, या क्या आपके या तो ऑनगोइंग है या क्या प्लान है इस रिपोर्ट के बाद? मैं तो ज्यादातर काम माइनिंग पे करता हूँ, सॉरी पर्यावरण पे तो, और सैंड माइनिंग पे और भी मैंने कुछ इलाके में देखा है सैंड माइनिंग को लेकर के, तो अभी वो उन चीज़ों पे मैं काम करना चाहता हूँ। मैं पहले भी उधर नॉर्थ बंगाल की ओर गया था, और फिर दोबारा भी एक बार इधर जाना हुआ है मेरा, तो वो सब चीज़ें हैं। दूसरी तरफ गया था मैं, तो ये आसनसोल से आगे पुरुलिया जाने के रास्ते में मैंने देखा कि किस तरह से नवंबर के महीने में वो फोटो भी मैंने शेयर किया था कि किस तरह से पुल, रेलवे पुल से बहुत नजदीक में बड़ी संख्या में दर्जनों ट्रक लगे हुए हैं और वो बालू का उठाव हो रहा है दामोदर से। तो ये चीजें हैं, और झारखंड में भी बालू की दिक्कत, अभी मुख्यमंत्री जो नए बने हैं चंपाई सोरेन, उन्होंने अनुमति दी बाद में कि दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की मैं स्टोरी करना चाहूंगा। जिन और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जैसे आपने जो रिपोर्टिंग की है उसमें आपने जैसे हमारा प्लेटफॉर्म भी देखा है, इंडिया सैंड वॉच प्लेटफॉर्म, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि रिपोर्टर्स के लिए कैसे काम आ सकता है? रिसोर्स की बहुत दिक्कत है हमारे देश में, हमारा एक डेवलपिंग कंट्री में हम रहते हैं। जो रिसर्च है, डेटा कलेक्शन है, इसके लिए हम लोगों के पास बहुत पैसे नहीं है, और हमारे यहाँ काम करने वाले बहुत डेडिकेटेड लोग नहीं है। दोनों तरह की चीजें हैं, अगर डेडिकेटेड लोग हैं भी, मान लीजिए मैं कोई किसी चीज पे एक डेटा पोर्टल, तो पैसे की दिक्कत होगी, तो दो तरह की चीजें होती है डेवलपिंग कंट्री के साथ, तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जैसे यूरोप और अमेरिका में बहुत तरह के अलग अलग सेक्टर में बहुत डेटा सोर्स हैं। तो मैं कई सारे डेटा सोर्स पे जाता हूँ, जैसे फॉरेस्ट को लेकर के और जो वन्य पशु हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको उनको लेकर के, या और भी दूसरे बहुत सारे तो हमारे यहाँ डेटा सोर्स की कमी है। तो इस महीने में अगर इंडिया सैंड वॉच ने पिछले कुछ महीने, पिछले साल में ही शुरुआत से इन्होंने किया है, तो ये एक अच्छी कोशिश है, अच्छी शुरुआत है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने एक इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए एप्लीकेशन डाला था, तो मुझे डेटा सोर्स और थोड़ा डेटा सोर्स का भी ऑथेंटिक होना चाहिए कि कहा। तो मैंने एक ट्रैफिक, एक वेबसाइट है, वो बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित वेबसाइट है, बहुत पहले से वो चल रही है। वो आप अगर जिस जिले में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, तो या आप कोलकाता में रहते हैं, या कोई भी जहाँ भी रहता है, हजारीबाग में कोई हमारी एक साथी है अभी, तो वो उस जिले में कब क्या हुआ है वहाँ पे डेटा दिख जाएगा। हो सकता है वो 100% ना हो, वो 10 अगर मामले हैं तो 10 ना हो, लेकिन हाँ 8-9। तो डेटा सोर्स बहुत जरूरी है कि एक ओवरऑल को नजरिया देने के लिए। तो इंडिया सैंड वॉच ने शुरू किया है, और आप लोगों ने काफी डेटा सर्वे रिपोर्ट को तलाशना, उनको अपलोड करना। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये डेटा कहाँ मिलेगा, ये रिपोर्ट्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, और उसको अगर एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए तो वो एक अच्छी चीज होगी। जैसे कि जमुई मेरे मैं जो बिहार में रेत की स्टोरी है, ये करने का मेरा कोई बहुत आइडिया नहीं था। मैं थोड़ा लॉन्ग प्लानिंग में स्टोरी करता हूँ, बहुत लंबे समय। तो ये अचानक से मैंने दरोगा की हत्या देखी, और उसके बाद मुझे खबरों को पढ़ा उड़ा, तो मुझे लगा उसके बाद ही उसके 2-3 दिन बाद लगा कि इस पर थोड़ा सा तलाशना चाहिए क्या चीज है। उसके 1 सप्ताह बाद मैं वहां गया था, 1 सप्ताह के अंदर ही, ये 5-6 दिन बाद। तो मुझे मान लीजिए मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहा हूँ, या मैं सारण डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं जब मैंने उस घटना के बाद से लगभग 6 दिन तक मैं रिसर्च करता हूँ, गूगल काफी करता हूँ, काफी चीजें, ये अखबार भी कई सारे ई पेपर इधर से उधर तलाश करके, तो वो सारा, तो मैं कई सारे चीजों को मैंने बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी, हो सकता है वो 2-3 साल पहले इस तरह से है, क्या है डेटा है, तो वो, तो अगर आपको मान लिया जाए कि इंडिया सैंड वॉच है, नया प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे एक साथ
अभी मान लिया जाए कि 1 ही साल से ये रन हो रहा है, और 1 साल में अगर 12 स्टोरी अगर जमुई डिस्ट्रिक्ट की या किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट की, हिंदुस्तान के किसी भी राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट की, जो भी जहाँ की रेत होता है, तो वो मिल जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपका समय बचेगा। दूसरा, टेंडर डॉक्यूमेंट आप लोग वो कर रहे हैं, और जो टेंडर डॉक्यूमेंट और जो सर्वे रिपोर्ट है और जो भी है पर्यावरण से संबंधित रिपोर्ट भी डालने पे, और तो वो सब मुझे लगता है कि एक अच्छा डेटा सोर्स है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो लोग किसी एक चीज पे काम करते हैं, तो उनको मान लिया जाता है कि एक्सपर्टीज हो गई है इनको, मतलब इसमें तो चाहे वो कोई भी हो, तो उनसे लोग उनके पास एक नजरिया हो जाता है उस चीज का। एक रिपोर्टर हमेशा सैंड पे ही बालू पे ही काम नहीं करता, रेत पे ही स्टोरी नहीं लिखता होगा, जी कोई भी इन्वायरमेंट रिपोर्टर उस अलग अलग चीजों पे। तो अगर जो आदमी हमेशा इस पे काम कर रहा है, तो आप मुझे लगता है कि इस तरह के चीजों को लेकर के भी अप्रोच रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट कर सकते हैं, रिसर्चर भी कर सकते हैं। मैं जी जर्नलिस्ट हूँ, और कभी थोड़ा कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट से भी जुड़ जाता हूँ, तो रिसर्च का भी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो वो हम लोग भी, कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम मेल करते हैं, अपने देश में भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम कोई स्टोरी के लिए, कोई डेटा के लिए, कोई रिसर्च के लिए मेल करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग जो जर्नलिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं हाँ आपको बिल्कुल। से, आपके प्लेटफॉर्म से। थैंक यू, आपने काफी अच्छे से आपका एक्सपीरियंस, आपका रिपोर्टिंग के बारे में शेयर किया, और आई थिंक हम अभी क्वेश्चंस ले सकते हैं मैडम सबसे। और आई थिंक 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्या हम जिन्हें पूछना है उन्हें कह सकते हैं, वो भी डायरेक्ट एक पूछ सकते हैं क्वेश्चन? हाँ, या फिर अगर आप वो चैट बॉक्स में भी लिख करके वो कर सकते हाँ, हैं। नहीं एक्चुअली रिकॉर्डिंग में चैट बॉक्स का जो क्वेश्चन है वो हम नहीं देख पाएंगे जब बाद में रिलीज करेंगे, तो वो क्वेश्चन एक बार दोहराना पड़ेगा। तो ऐशानी, आप दोहराना चाहेंगे क्वेश्चंस? हाँ ठीक है। अक्षय ने पूछा है कि वो जानना चाह रहे हैं कि आपने जैसे कहा कि कुछ खतरे हैं रिपोर्टिंग करते वक्त, तो आपने कहाँ से, मतलब कहाँ महसूस किया, किन से खतरे हैं? और इसमें जब आप गए हैं लोकेशंस पे, तो वहाँ के लोकल लोगों का से कैसा सपोर्ट मिला है, या उनसे कैसी बात रही है? देखिए, जो जो मतलब एक बात है ना कि आप विधायक के खिलाफ आवाज बहुत मजबूती से उठा सकते हैं, और एक जो अगर आपके पंचायत दबंग है, तो वो मतलब पिटाई के मतलब, तो इस तरह की वो जो सैंड माइनिंग होती है, वो कौन लोग करते हैं, ऐसे ये ठेका कौन लेते हैं, जो उस इलाके के सबसे प्रभावशाली लोग होते हैं। और इस तरह से तो जो लीगल वे में कर रहे हैं, वो तो हो सकता है उनसे आपको कोई अ, भय नहीं हो, उनसे आप पूछ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। लेकिन जो अवैध रूप से कर रहे हैं, तो उनसे और इसे बालू एक ऐसी चीज है कि इसका एक बहुत ही समानांतर कारोबार है, मतलब जितना वैध है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जो है अवैध है। तो जब आप समझ सकते हैं कि 170 करोड़ रुपए के लगभग 8 महीने में सिर्फ जुर्माने में वसूलते हैं, हर मामला पकड़ में, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग उस तरह के गतिविधि में हैं, और वो उनसे आपको खतरा हो सकता है। आप जो स्थानीय लोग हैं, जो आपके लोकल रिपोर्टर्स हो सकते हैं, लोकल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, या ग्रामीण हो सकते हैं, या उस इलाके के जो दूसरे प्रभावशाली लोग हैं, वो आप उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो जो प्रभावशाली लोग होते हैं, वो कई बार आपके लिए सेफगार्ड का भी काम करते हैं, तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो मैं स्पेसिफिक कोई एक चीज के बारे में नहीं बता सकता हूँ। वो कोई भी रिपोर्टिंग में कोई भी फैसला जो है परिस्थिति के अनुसार लिया जाता है। कोई भी किसी भी काम में कि हालात क्या है, हमको क्या करना चाहिए। कई बार होता है कि आप किसी को कुछ ना बताएं, तो वो सबसे बेहतर होता है। मैंने पिछले दिनों पत्थर की एक रिपोर्ट की। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। मैंने बस अंत में, जब लास्ट में मैं एक मुखिया से मिला, युवा मुखिया से, उसके पास मैं जब गया, तो फिर उनके पास गया, तो फिर मैंने उनको बताया।
और उस आदमी ने अच्छे से मेरे से बातचीत की, और मेरे साथी होते हैं कई जगह पर, तो मैंने बताया कि हमारे वो साथी हैं, हालांकि मैंने उनके रेफरेंस से मैं नहीं गया था, तो उस लड़के ने मेरे से बातचीत करी। तो ये ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा आपके हालात के अनुसार। कोई भी जो काम गलत तरीके से होता है, जो अवैध है, जो नियम विरुद्ध है, और जितने स्मॉल स्केल पे काम होता है ना, वो उतना ज्यादा खतरा होता है। जैसे कि हिंदुस्तान में पंचायत का चुनाव सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण होता है, सबसे तनावपूर्ण होता है। पंचायत के चुनाव में परिवार में भी झगड़े हो जाते हैं, परिवार का एक हिस्सा, गांव का कोई आदमी खड़ा होगा, दूसरे को support। तो उस तरह के जितने तो उसी तरह से जितने माइनर मिनरल हैं, बालू की रिपोर्टिंग निश्चित रूप से बाकी दूसरी चीजों की रिपोर्टिंग से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, और उसके बाद पत्थर की। तो इस तरह की चीजें हैं। तो वो आपको एक प्रश्न आई थिंक शैल से भी है, जो कहीं ना कहीं आपने उसका जवाब दे दिया। उनका प्रश्न था कि आपने किस तरह की डेंजर्स, किस तरह के खतरे फेस किए हैं। तो आई थिंक एक जुड़ा हुआ ही सवाल है। तो हम थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। तारा का भी एक सवाल है। तारा, आपने कुछ डिस्क्राइब किया है, और आई थिंक वो आप अगर कुछ म्यूट करके क्वेश्चन पूछना चाहें, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्टेक्स्ट समझाना है आपका सवाल का, तो आप एक बार कर सकते हैं। जी जरूर। तो नमस्ते, मैं तारा। मैं अभी मतलब SBI YFI फेलोशिप कर रही हूँ, तो उसके अंडर मैं झारखंड में बेस्ड हूँ। तो मतलब आपने इतना झारखंड और बिहार का कॉन्टेक्स्ट दिया, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे कुनार नदी करके है। तो जब भी मैं अपने फील्ड जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मतलब कभी कभी वहां पे मतलब एक ऐसे ट्रैक्टर वगैरह लेके लोग आते हैं, एंड वहां पे मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि मतलब लोगों को इजीली दिखे ना, ऐसे साइड पे वो ट्रैक्टर को लेके जाते हैं। प्रोबेबली वो शाइन माइनिंग करते हैं वहां पे। तो ये एक बात हुई। और दूसरा बात ये कि मतलब यहाँ पे, यहाँ के लोगों को अगर मैं मतलब कुछ अवेयरनेस वगैरह करना चाहूँ, तो लाइक मतलब कुछ मॉड्यूल वगैरह है कि, क्योंकि मुझे भी सैंड माइनिंग के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता है। तो मतलब उनके लाइक सिर्फ एक अवेयरनेस कुछ किया जा सकता है कि यहाँ की जो कम्युनिटीज है उनके बीच में, क्योंकि मतलब यहाँ पे मैं सर्टन बहनों के साथ में काम करती हूँ, और पर्यावरण पे यहाँ पे ऑलरेडी मतलब वैसे काम चल रहा है कि जंगल बचाने के बारे में। तो जंगल के साथ साथ अगर नदी को भी बचाया जा सकता है, या मे बी अभी नहीं पर आगे उनको जाके कभी इस चीज की जरूरत पड़े पड़े तो मतलब उसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे आपने बताया कि बहनों को, महिलाओं को बताना है कि ये जंगल के सॉरी नदी को लेकर के, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेट करने के लिए उनको ज्यादा आसान जीवनचर्या की जो चीजें होती है, जो उनके उनके आम बोलचाल की भाषा में, आम प्रयोग में, कि किस तरह से उस स्तर पे जाएंगी तो वो ज्यादा आसानी से कम्युनिकेट हो सकेंगी कि नदी का क्या महत्व है, बालू क्या काम करता है। तो वो आसान शब्दों में। तो ये चीजें हैं। दूसरा, आपने कहा कि जो माइनिंग होती है, आप देखती हैं कि ट्रैक्टर आते हैं, वो ले जाते हैं और छुपे हुए ले जाते हैं। तो ये जो तरीका है, ये होता क्या है कि अब जैसे कोई एक ट्रैक्टर वो माइन ले मतलब अवैध रूप से बालू उठा रहा है, तो वो अपने 2-3 लोगों को दूसरे दूसरे जगह पे रखता है, वो सूचना देता है कि भाई पुलिस आ रही है या माइनिंग वाले आ रहे हैं। तो वो वहां से ट्रैक्टर कई बार मैं लेकर के, मैं पिछले कुछ महीने पहले मैं गिरिडीह में था, तो एक नदी में उस तरह से, इसी तरह से, तो वो एक ट्रैक्टर अचानक से जाने लगा, तो लोगों ने बताया कि इसको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि उधर से कोई आ रही है पुलिस। तो मतलब इस तरह की स्थितियां होती हैं। अभी एक मैं बताऊं कि तो वो करते हैं। दूसरा क्या है कि ये छोटे छोटे जो लोग होते हैं, मतलब मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो कुछ पैसे के लिए काम करते हैं, तो उनसे ये काम करवाते हैं। तो वो एक आसान है, लेकिन वो पूरा एक संगठित, उसके नीचे वो उनका एक होता है लीडर, जो जिनके लिए वो लोग काम करते हैं। तो ये चीज है। हाँ, मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा राहुल, जो आपने बात बोली और तारा ने जो सवाल पूछा है इसमें, कि जो शायद आप माइनिंग की बात कर रहे हैं, आई थिंक उसका एक असेसमेंट जरूरी है कि क्या वो इंडस्ट्रियल स्केल पर कर रहे हैं या फिर सिर्फ लोकल यूज के लिए कर रहे हैं। और अगर वो लोकल यूज के लिए और प्राइवेट यूज के लिए कर रहे हैं, तो कहीं हद तक वो उनके कॉमन्स के राइट्स के अंडर आता है।
और इवन जो आपके सेंट्रल लॉज हैं या स्टेट लॉज हैं वो राइपेरियन कम्युनिटीज को कुछ हद तक अलाउ करते हैं कि खुद के स्वयं के हाँ यूज के लिए आप नदी से मैनुअल तरीके से माइनिंग कर सकते हैं। इस लॉज को कहीं कहीं एक्सप्लॉइट किया जाता है कि वो आप किया ही जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो क्यूल नदी है उसमें क्या होता है कि बिल्कुल तड़के, या जैसे कि सोन में रात में नाव से, अभी भी 70-75 नाव पकड़ाया है वो, 70-75 हाल की शायद, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो वो करते क्या है ना कि वो छोटी जो वो ऑटो टाइप की, वो मतलब छोटी सी गाड़ी होती है, बहुत छोटी सी, और उसमें सीमेंट वाली बहुत सारी बोरियां ले आते हैं, उसमें वो ले जाते हैं और फिर उसको एक जगह स्टोर करके वो ले जाते हैं। दूसरा क्या है कि अब जो है सैंड का जो इस तरह का जो कारोबार होता है, वो पुलिस पेट्रोलिंग करती है कि सैंड कहाँ पर से निकाला जा रहा है, कि अवैध माइनिंग को लेकर के खास करके वो लोग सुबह निकलते हैं इस तरह के। मैंने अभी हाल में देखा है प्रत्यक्ष रूप से। तो पूछने पे पता चला, और वो अब वो पुलिस की पेट्रोलिंग वो करते हैं, मतलब पुलिस की गाड़ी के पीछे वो चलते हैं। पहले मुझे लोगों ने बताया कि पहले वो मोटरसाइकिल से चला करते थे, उनके पास बाइक वो मतलब पीछे पीछे पुलिस जा रही है, वो जा रहे हैं। तो वो असली खिलाड़ी हैं, जो वहां पे काम कर रहा है वो असली खिलाड़ी नहीं है। जैसे जमीन में भी यही चीज होता है, किसी भी गलत जो भी अवैध काम है। तो अब क्या कर रहे हैं कि उनके पास पैसे हो गए हैं, वो स्कॉर्पियो जो है वो महंगी गाड़ियों पे चल रहे हैं, पुलिस की गाड़ी जो है खटरा टाइप की या साधारण टाइप की गाड़ी आगे आगे चल रही है, वो पीछे पीछे। अब वो अभी मैं एग्जाम में फंसे, तो वो बोल रहे हैं कि ये पुलिस की गाड़ी के पीछे जो है, वो बोला वो उसकी पुलिस की पेट्रोलिंग, मतलब पुलिस के पीछे वो चल रहा है कि पुलिस जा कहाँ रही है। बिल्कुल तड़के की बात है, मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। राहुल और कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम ले लेते हैं। ऐशानी, डू यू वांट? एक राहुल भूमिका ने सवाल पूछा है कि सैंड माइनिंग के बाद सैंड रिस्टोर कैसे होती है, या सैंड, तो वो तो जाहिर है अपर्दन, अपर्दन के लिए हिंदी वर्ड वो जो कटाव होता है पत्थरों का, तो उस तरह से उसी से बालू बनता है। यही कारण है कि जो पठार से नदियां आती हैं उसमें वो रेतीली हैं किसी भी हिस्से में, अगर वो उस तरह से तो इस तरह से तो वो अपने साथ लेकर के आती। हाँ, वो जो भराव की बात है, तो प्रकृति जो वो घर्षण होता है, कटाव होता है, अपरदन होता है, तो उससे बहुत हम्म, अ, और रेत रेत निकालने के बाद क्या है कि उसको पुरानी अवस्था में करना, ये किसी भी माइनिंग के लिए रूल है। तो वो जैसे कि आपने 3 मीटर, मान लीजिए 3 मीटर तक अभी बिहार में अनुमति है सरकार से करने की, तो उसके बाद भी तो उसका भराव किया जा सकता है। जैसे हम किसी जगह से मिट्टी की कुड़ाई करते हैं घर के काम के लिए ही, तो उसको फिर ऐसा नहीं है कि हम उसे गड्ढे में छोड़ देते हैं, उसको ऐसा कर देते हैं कि वो थोड़ा समतल टाइप का हो जाए। तो उसी तरह से वो है। अभी मैं इस एक्ट को, जो इनकी नई गाइडलाइन है 2019 वाली, उसको पढ़ रहा था, तो उसमें इस चीज का स्पष्ट उल्लेख है कि वो करना है। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है सामान्यतः। जी, और जस्ट ऐड करने के लिए, आपने जैसे कहा कि माइनिंग साइट अलोकेट हो उससे पहले सेडिमेंटेशन स्टडीज करना भी जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक क्वेश्चन है स्मृति से, फिर प्रांजलि का भी हम क्वेश्चन ले लेंगे। स्मृति ने पूछा है कि आपके अनुसार सोन नदी में अवैध रेत खनन का अधिकांश क्या नावों के माध्यम से होता है? क्या स्थानीय लोग रेत खनन में शामिल नहीं, होते हैं, नौ या तो क्या? नौ, नौ तो हाँ, परिवहन मैं, का काम कर। हाँ जी, ये उनका दूसरा सिमिलर क्वेश्चन है, मैं जस्ट रीड कर लूं। क्या स्थानीय लोग रेत खनन में शामिल होते हैं, या ये खननकर्ता अन्य क्षेत्रों से आते हैं? जी। जो सब पहली बात ये है कि नाव तो वो परिवहन का माध्यम है। जैसे उसको ले 2-3 मतलब इस पार से, साउथ बिहार से लेकर के जाएंगे और उधर नॉर्थ पर गंगा के उस तरफ जाएंगे, तो वो गंगा में, वो वैशाली जिले में जो हाजीपुर जिला है उसके कुछ इलाके में जाता है। जो एक ठटपोल वालों ने वो करी थी स्टोरी की किस तरह से, मैं उस इलाके में भी जाने वाला था, मैंने वहां से लोगों पे बात भी की थी, लेकिन मैं जाने में काफी जगह घूम चुका था, मैं उस जगह नहीं घूमने जा सकता। तो तो वहां से ले जाते हैं, वो नाव से खनन नहीं होता है, नाव परिवहन का माध्यम है। खनन तो वही नदी के किनारे ही करेंगे ना, बालू उठाव करेंगे, तो उस तरह से करते हैं। और अ, और उनका वो है। दूसरा सवाल है कि क्या बाहर से लोग आते हैं या स्थानीय लोग हाँ, खनन में ये जो शामिल हैं? सोन का है कि उसमें बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे जिले से आते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो काफी
बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, अच्छा। अलग अलग जिलों से भी वो आते हैं, दिहाड़ी मजदूर टाइप से जो रोजगार मिल जाता है, तो वो चीज है वहाँ पे सोन को लेकर के। ऐसी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, सॉरी मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने कई और एक से अधिक रिपोर्ट इस तरह की पढ़ी है, या पुलिस के वक्तव्य भी मिल जाएंगे, आप गूगल में सर्च करेंगे तो इस तरह की चीजें हैं। और वो मेरी जो भोजपुर के यानी आरा के जो एसपी से भी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि 10-12 हजार लगभग लोग, उन्होंने बताया कि हमने काफी कार्रवाई की है, तो वो चीजें हैं, तो बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक स्पष्ट आई है। थिंक प्रियांजलि आपका सवाल है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले धन्यवाद, इतना सुंदर आपने एक सेशन दिया, और बाकी सबको भी बहुत धन्यवाद। तो मैं सवाल पे आती हूँ। मेरे तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन बस एक ही कर सकते हैं। तो आपने शुरुआत में पहले एक आपका एक जो बचपन का जो आपने जैसे एक नदी को देखी है, और उसको जैसे आपने ओवर द इयर्स आपने देखा है कि वो कैसे बदल रही है नदी। तो यहाँ पे जो हम लोग वही सवाल हर जगह पूछते हैं, और बड़ी नदियों के लिए यू नो लाइक विश्व के बड़ी बड़ी नदियों के लिए पूछते हैं कि कोई पर्यावरण के परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, उसके वजह से जो नदी बहती है और वो चेंज होती है। तो हम लोग इसको कभी छोटी नदियों के लिए कभी पूछते नहीं है कि उस पे कितना परिवर्तन आया है। और आपने जो एक ऐसे नदी को इतने आ, नजदीक से देखी है, लाइक बचपन से देखी है, और आपने ये कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले दिया, तो आपका क्या मानना है कि जहाँ यहाँ पे जो एक सैंड माइनिंग के वजह से कोई जो क्लाइमेट चेंज का एंगल है, उसमें उसका कुछ रोल है क्या? ये मेरा एक पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल है कि हम लोग अभी तक सरफेस वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, जो दिखता है ऊपर, लेकिन आपने कोई सैंड माइनिंग के वजह से भूजल, या फिर जो हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन बिहार, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल, इन तीनों जगहों में कहीं पे देखा है क्या? जी तो ये दो मेरे सवाल है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में जो इलाका है, खास करके मैं उत्तर बंगाल की बात कर रहा हूँ। मैं उत्तर बंगाल में था तो पिछले साल, तो और फिर मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका काफी काम है, जो इंडो भूटान रिवर्स हैं, तो वो दार्जिलिंग के ही रहने वाले हैं शायद। तो खैर, उनका मैंने एक रिसर्च पेपर निकाला, और एक स्टूडेंट से मैंने बात की, रिसर्च स्कॉलर से, फिर से भी बात की और प्रोफेसर से भी बात की। तो वो बताया कि किस तरह से, और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी वहां से बातचीत करके भी और वहां चीजों को भी देखा कि ऐसा है कि वो पत्थर और बालू के उठाव से, रेत के उठाव से कई सारे गांव के जो है वो मतलब पानी की बहुत दिक्कत है कई सारे इलाकों में, नॉर्थ बंगाल में। उनका वो रिसर्च भी है, वो मैं भेज दूंगा ऐसानी को, आप ऐसानी से ले सकती हैं उनका, प्रोफेसर का कॉन्टेक्ट पीछे तो वो है। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, और वहाँ पे इस तरह की स्थिति मैंने महसूस की दूसरे क्षेत्र की तुलना में ज्यादा। और बिहार तो पानी को लेकर के काफी रिच है, संपन्न है, तो वहाँ पे ये चीजें, और ऐसा होता है कि चूंकि वो नदी गहरी हो गई, तो पानी का जो स्तर है, जल का जो स्तर है, वो नीचे चला जाता है, तो ये एक दिक्कत है, और बहुत परेशानी की स्थिति होती है। थैंक यू। और वो जो आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज, वो कटाव वाली जो बात है, वो तो एक मैंने आईडीआर के लिए एक स्टोरी लिखी थी, और वो आईडीआर पे बहुत पढ़ी गई, और उन्होंने मेरी इसके लिए मुझे मैसेज भी किया था मेरी। तो वो आईडीआर पे देखेंगे, वही नॉर्थ बंगाल की मैं बात कर रहा था। तो वो काफी ज्यादा वो वहाँ पे कटाव काफी है, क्षरण काफी है, वो पत्थर और बालू, नंबर 1 पत्थर, नंबर 2 बालू, रेत निकालने की वजह से वहां पे। जब मैं नॉर्थ बंगाल, सॉरी मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, मैं नॉर्थ बंगाल में जैसे मैंने प्रवेश किया ना, तो उस इलाके में मैं 2 बार गया पिछले 6 महीने में। तो मैं प्रवेश मैंने किया, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने
हर वो पहाड़ नदी को लेकर के काफी संपन्न इलाका है वो भी, और पहाड़ की नदियां हैं, पहाड़ी नदियां नहीं है, पहाड़ की ही नदी, सीधे पहाड़ की। तो हर जगह पत्थर चूमते हुए लोग दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। तो मैंने, जो मेरे सहयात्री थे, मैंने उनसे पूछा, तो बोला कि ये पत्थर उठाते हैं, मतलब पत्थर पहली प्राथमिकता है, बालू जो है वो दूसरी, और वो इसको बेचते हैं, इस तरह से करते हैं। वो बाद में पूरा संगठित होकर के वो लोग बोलते हैं बाहर भी जाता है। थैंक यू राहुल। आई थिंक हमारा समय भी अभी कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने आपके एक्सपीरियंस के बारे में। और थैंक यू सब लोग जिन्होंने अटेंड किया, पार्टिसिपेट किया। हम इसे एक रेगुलर सीरीज बनाने की ट्राई करने वाले हैं, ताकि हम सेडिमेंट स्टोरीज में हम अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जिन्होंने सेडिमेंट्स पे काम करते हैं उसके उन्हें इनवाइट करें। तो अगर आप काम करते हैं सेडिमेंट पे, या आप जानते हैं कोई जो काम करता है सेडिमेंट पे, प्लीज हमें बताइएगा, हम जरूर उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, और मैं जी, बताऊंगा। हाँ प्लीज। और आप सब इंडिया सैंड वॉच और वेदितम को फॉलो कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने ईमेल आईडी लिखा है, आप हमें इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे फॉलो करिए हमें, इंडिया सैंड वॉच और वेदितम, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर। तो हमारे काफी सारे इवेंट्स के अपडेट, हमारे जो काम है उसको हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। सेडिमेंट स्टोरी के बारे में भी हम शेयर करेंगे। और आप राहुल को भी फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। हमारे कुछ इवेंट्स भी आने वाले हैं, उसका अपडेट्स हम डालेंगे उस पे। तो थैंक यू सो मच सबको ज्वाइन करने के लिए। एक काफी फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, और हम उम्मीद करते हैं इसे हम जितना रेगुलरली कर पाए और रेगुलरली सबके साथ एंगेज कर पाए, इसके लिए थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्ते।